नमस्कार दोस्तों, विद्यादीप में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने मुगल साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक शाहजहां को विस्तार से समझा था। आज हम इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए मुगल साम्राज्य के अंतिम महान शासक औरंगजेब को विस्तार से जानेंगे। औरंगजेब एक ऐसा नाम जिसके इर्द गिर्द इतिहास के शायद सबसे ज्यादा विवाद और सवाल घूमते हैं। इनका शासनकाल 1658 से शुरू होकर 1707 तक यानी लगभग आधी सदी तक चला। उन्हें मुगल साम्राज्य का आखिरी महान शासक तो कहते हैं, लेकिन विडंबना देखिए, उन्हीं के साथ इस विशाल साम्राज्य के पतन का काउंटडाउन भी शुरू हो गया था। अब देखिए, औरंगजेब को समझने के लिए हमें उस विरासत को याद करना होगा जिससे वो आए थे। ये वो सल्तनत थी जिसकी नींव बाबर ने 1526 में रखी थी और जिसे हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां जैसे बादशाहों ने आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया। लेकिन शाहजहां के बाद दिल्ली का तख्त खाली नहीं रहा, बल्कि भाइयों के खून से लाल हो गया। उत्तराधिकार के लिए एक ऐसा भयानक युद्ध छिड़ा जिसमें एक भाई ने दूसरे को खत्म किया और उस जंग का विजेता बनके उभरा औरंगजेब। तो आज के इस सफर में हम औरंगजेब की पूरी कहानी को परत दर परत खोलकर देखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे सत्ता के लिए उस खूनी संघर्ष के बारे में। फिर हम उत्तर भारत में उठे विद्रोहों की आग को समझेंगे कि आखिर क्यों लोग उनके खिलाफ उठ खड़े हुए। इसके बाद कहानी और भी दिलचस्प होगी जब हम राजपूतों और खुद औरंगजेब के अपने बेटे की बगावत को जानेंगे। फिर हम चलेंगे दक्षिण भारत की ओर, जो औरंगजेब की जिंदगी का सबसे लंबा और सबसे निर्णायक अभियान बना। हम उनकी नीतियों और उनके बनवाए गए निर्माण कार्यों पर भी नजर डालेंगे। और आखिर में हम उस बड़े सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे कि जिस साम्राज्य को उन्होंने अपने चरम पे पहुंचाया, उसी के पतन के बीज उन्होंने कैसे बो दिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला अध्याय है सत्ता का संघर्ष। ये कहानी शुरू होती है एक बीमार बादशाह और उनके 4 महत्वाकांक्षी शहजादों से। जैसे ही शाहजहां के बीमार पड़ने की खबर फैली, दिल्ली का तख्त एक ऐसे अखाड़े में बदल गया जहां भाई ही भाई का सबसे बड़ा दुश्मन था। दारा शिकोह, शाह शुजा, मुराद बख्श और औरंगजेब, चारों के बीच सिंहासन के लिए एक ऐसी जंग छिड़ी जिसमें सिर्फ तलवारें ही नहीं बल्कि साजिशों के जाल भी बुने गए। लेकिन इस जंग में अपनी जबरदस्त सैन्य ताकत और चालाक दिमाग के दम पर औरंगजेब ने अपने सभी भाइयों को एक एक करके रास्ते से हटा दिया और मुगल सल्तनत का अगला शहंशाह बन गया। तो आखिर ये औरंगजेब था कौन? इनका जन्म 3 नवंबर 1618 को गुजरात के दोहद में हुआ था। पिता थे शाहजहां और मां थी मुमताज महल। इनके गुरु का नाम था मीर मोहम्मद हकीम और इनकी मुख्य पत्नी थी दिलरास बानो बेगम। औरंगजेब को कई उपाधियां मिली थी जो उनके व्यक्तित्व की अलग अलग परतें दिखाती हैं। बहादुर की उपाधि ये उन्हें खुद उनके पिता शाहजहां ने दी थी जब बचपन में उन्होंने गुस्सैल हाथी का बड़ी दिलेरी से सामना किया था। आलमगीर, इसका मतलब है दुनिया को जीतने वाला। ये शाही उपाधि उन्होंने बादशाह बनने के बाद अपनाई। कुछ लोग उन्हें जिंदा पीर या जीवित संत भी कहते थे क्योंकि वो बेहद सादा जीवन जीते थे, टोपियां सिलकर और कुरान की नकल लिखकर अपना खर्च चलाते थे। और क्योंकि उन्हें पूरा का पूरा कुरान मुंह ज़बानी याद था, उन्हें हाफिज भी कहा जाता था। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प वाकया है जो एग्जाम में भी पूछा जाता है। क्या किसी बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हो सकता है? जी हाँ, औरंगजेब के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। हुआ ये कि जब उन्होंने सामूगढ़ की लड़ाई में अपने मुख्य प्रतिद्वंदी भाई दारा शिकोह को हराया और आगरा पर कब्जा कर लिया, तो उन्होंने फौरन जुलाई 1658 में दिल्ली में अपना पहला राज्याभिषेक करवा लिया। ये एक तरह से अपनी जीत पर मोहर लगाने जैसा था। लेकिन जंग अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। असली और आखिरी राज्याभिषेक तब हुआ जब उन्होंने दारा शिकोह को निर्णायक रूप से हराकर मरवा दिया। जून 1659 में उन्होंने दिल्ली में दूसरी बार ताज पहना और इस बार उनकी सत्ता पर कोई सवाल उठाने वाला नहीं बचा था। तो बादशाह तो बन गए, लेकिन सल्तनत को संभालना, आप जानते हैं, कोई फूलों की सेज तो थी नहीं। औरंगजेब को इसका एहसास बहुत जल्द हो गया जब उत्तर भारत में एक के बाद एक विद्रोह की चिंगारियां भड़कने लगी। उनकी कुछ नीतियां और साम्राज्य पर सख्ती से काबू पाने की कोशिशों ने कई समुदायों को नाराज कर दिया था। चलिए देखते हैं कि ये कौन से बड़े विद्रोह थे जिनसे औरंगजेब को अपने शासन के शुरुआती दौर में जूझना पड़ा। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, औरंगजेब के सामने मुख्य रूप से 3 बड़े विद्रोह खड़े थे। पहला था जाट विद्रोह, जिसकी अगुवाई गोकुल और बाद में राजा राम ने की। ये विद्रोह मूलतः आर्थिक मुद्दों यानी जमीन और कर को लेकर शुरू हुआ था। राजा राम के समय तो ये इतना बढ़ गया कि उन्होंने सिकंदरा में अकबर के मकबरे को ही लूट लिया, जिससे औरंगजेब बुरी तरह भड़क गया। दूसरा विद्रोह था सतनामियों का। ये लोग अपने सिर के बाल मुंडवा कर रखते थे, इसलिए इन्हें मुंडिया भी कहा जाता था। ये एक स्थानीय धार्मिक आंदोलन था जिसे मुगल सेना ने आसानी से कुचल दिया।
लेकिन तीसरा और सबसे लंबा चलने वाला संघर्ष हुआ सिखों के साथ। ये टकराव तब अपने चरम पर पहुंच गया जब 1675 में औरंगजेब के हुक्म पर 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली में शहीद कर दिया गया। ये एक ऐसी घटना थी जिसने इतिहास का रुख बदल दिया। इसके बाद 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने मुगलों के खिलाफ एक लंबा सशस्त्र संघर्ष छेड़ा जो औरंगजेब की जिंदगी के आखिर तक चलता रहा। बाहरी विद्रोहों से औरंगजेब जूझ ही रहे थे कि उनके सामने एक ऐसा संकट आया जो अंदर से था और कहीं ज्यादा खतरनाक था। ये एक दोहरी चुनौती थी। एक तरफ थे राजपूत जो पीढ़ियों से मुगलों के सबसे वफादार साथी रहे थे और अब वो ही तलवारें उठा रहे थे, और दूसरी तरफ था उनका अपना खून, उनका बेटा शहजादा अकबर, जिसने अपने पिता के खिलाफ ही बगावत का झंडा बुलंद कर दिया था। हुआ ये कि औरंगजेब की राजपूत नीतियों से नाराज मारवाड़ और मेवाड़ के राजपूतों का साथ पाकर शहजादा अकबर ने 1681 में खुद को बादशाह घोषित कर दिया। ये औरंगजेब के लिए सीधी चुनौती थी, लेकिन यहाँ औरंगजेब ने तलवार की जगह दिमाग से काम लिया। एक ऐसी चाल चली जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने अपने बेटे के नाम एक जाली खत लिखा और बड़ी चालाकी से उसे राजपूतों के कैंप तक पहुंचवा दिया। खत को पढ़कर राजपूतों को लगा कि शहजादा अकबर उनसे गद्दारी कर रहा है और अपने पिता के साथ मिलकर उन्हें फंसाने की साजिश रच रहा है। इस धोखे की वजह से राजपूतों ने फौरन अकबर का साथ छोड़ दिया। अचानक अकेला पड़कर शहजादा अकबर के पास दक्षिण की ओर भागने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा, जहां उसने मराठों के पास जाकर शरण ली। सोचिए, औरंगजेब ने एक भी गोली चलाए बिना सिर्फ एक खत से अपने बेटे की पूरी बगावत को नाकाम कर दिया था। और यही थी वो चालाक चाल। जरा सोचिए, उस जाली पत्र में आखिर लिखा क्या था? औरंगजेब ने अपने बेटे को संबोधित करते हुए कुछ ऐसा लिखा: शाबाश मेरे बेटे, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तुम इन राजपूतों को हमारे जाल में ठीक से फंसा रहे हो ताकि हम एक एक कर इन्हें खत्म कर सकें। अब कल्पना कीजिए, जब ये पत्र राजपूत सरदारों के हाथ लगा होगा तो क्या हुआ होगा। हड़कंप मच गया होगा। उन्हें लगा कि शहजादा अकबर उनसे गद्दारी कर रहा है और ये पूरी बगावत अपने पिता के साथ मिलकर रचा गया एक नाटक है। बस इसी एक खत ने पूरा खेल पलट दिया और शहजादा अकबर अपने ही दोस्तों की नज़र में विलन बन गए। और बस शहजादा अकबर का यही कदम, यानी दक्कन की तरफ भागना, मुगल इतिहास का रुख मोड़ने वाला था। अपने बागी बेटे का पीछा करते हुए ही औरंगजेब दक्कन यानी दक्षिण भारत पहुंचे। अकबर ने मराठा शासक संभाजी के पास पनाह ली थी, और यही घटना वजह बनी कि औरंगजेब ने अपना सारा ध्यान, सारी ताकत उत्तर भारत से हटाकर दक्षिण पर लगा दी। ये एक ऐसा अभियान था जो उनकी जिंदगी के आखिरी 25 साल तक चला और जिसने मुगल साम्राज्य की किस्मत हमेशा के लिए बदल कर रख दी। दक्षिण पहुंचकर औरंगजेब का सामना एक ऐसी ताकत से हुआ जो पहाड़ों में रहती थी और मुगलों के लिए एक लगातार सिरदर्द बन चुकी थी। वो थी मराठा शक्ति, जिसके नेता थे छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए औरंगजेब ने अपने सबसे काबिल सेनापति राजा जयसिंह को भेजा। जयसिंह ने अपनी सैन्य रणनीति से शिवाजी को घेर लिया और 1665 में उन्हें पुरंदर की संधि पर दस्तखत करने के लिए मजबूर कर दिया। ये मराठों के लिए एक बड़ा झटका था। संधि की शर्तें बहुत कड़ी थी। शिवाजी को अपने 35 में से 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े। उनके बेटे संभाजी को मुगल दरबार में मनसबदार बनाया गया और जयसिंह ने शिवाजी को सुरक्षा का पूरा भरोसा देकर आगरा आने का न्योता दिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था। 1666 में जब शिवाजी आगरा पहुंचे तो औरंगजेब ने दरबार में उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया और उन्हें जयपुर भवन में नजरबंद कर दिया, जो एक तरह की कैदी थी। लेकिन औरंगजेब ने शिवाजी को कम आंकने की भूल कर दी थी। अपनी बेमिसाल योजना और चतुराई से शिवाजी फलों और मिठाइयों की टोकरियों में छिपकर इस कैद से ऐसे निकल भागे कि मुगल पहरेदार देखते रह गए। ये इतिहास के सबसे नाटकीय फरार होने की घटनाओं में से एक थी और इस घटना ने मुगल मराठा संघर्ष की आग को और भड़का दिया। शिवाजी के बाद उनके बेटे संभाजी ने ये लड़ाई जारी रखी, लेकिन 1689 में संभाजी को पकड़ लिया गया और उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। मराठों से जूझने के साथ साथ औरंगजेब की नज़र दक्षिण की 2 और बड़ी सल्तनतों पर थी, बीजापुर और गोलकुंडा। औरंगजेब ने इन दोनों को भी मुगल साम्राज्य में मिलाने का फैसला किया। 1686 में उन्होंने बीजापुर पर कब्जा कर लिया और वहां के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह को पेंशन देकर हटा दिया। ठीक अगले साल 1687 में उन्होंने गोलकुंडा के मजबूत किले को भी फतह कर लिया और वहां के सुल्तान अबुल हसन कुतुब शाह का भी वही हश्र हुआ। इन 2 बड़ी जीतों के साथ औरंगजेब ने वो कर दिखाया था जो उनसे पहले कोई मुगल बादशाह नहीं कर पाया, पूरे दक्कन को मुगल साम्राज्य के अधीन लाना। अब मुगल साम्राज्य अपने इतिहास के सबसे बड़े आकार पर पहुंच चुका था। 25 साल, ये कोई छोटा समय नहीं है। सोचिए, 1/4 सदी। औरंगजेब ने अपनी जिंदगी के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण 25 साल दिल्ली से हजारों मील दूर दक्षिण भारत के फौजी कैंपों में बिताए।
मराठों को पूरी तरह से कुचलने और दक्षिण पर मुकम्मल कब्जा करने का ये अभियान उनके लिए एक जुनून, एक जिद बन गया था। उन्होंने इसमें अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा खजाना, सब कुछ झोंक दिया। लेकिन ये जुनून साम्राज्य के लिए बहुत बहुत महंगा पड़ने वाला था। चलिए अब लड़ाइयों के मैदान से निकलकर जरा दरबार की तरफ चलते हैं और औरंगजेब के शासन के एक और पहलू को देखते हैं, उनकी नीतियों और निर्माण कार्य। आखिर एक बादशाह की पहचान सिर्फ जंग से ही नहीं बल्कि उसके बनाए कानूनों और इमारतों से भी होती है। तो चलिए समझते हैं कि औरंगजेब ने एक प्रशासक के तौर पर क्या बड़े फैसले लिए। वास्तुकला की बात करें तो शाहजहां का नाम आते ही जाहिर है ताजमहल याद आता है। वहीं औरंगजेब के दौर में उनकी पत्नी दिलराज बानो बेगम की याद में औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनवाया गया। ये मकबरा साफ तौर पर ताजमहल की नकल था, इसीलिए इसे दक्कन का ताज भी कहते हैं। लेकिन इसे बनाने में वो बेशकीमती संगमरमर और वो भव्यता इस्तेमाल नहीं हो सकी जो ताजमहल में थी। इसी वजह से इतिहास में इसे मजाक में गरीब का ताज भी कह दिया जाता है, क्योंकि ये अपनी प्रेरणा यानी ताजमहल की बराबरी कभी नहीं कर पाया। अब एक बात जो एग्जाम में अक्सर कंफ्यूज करती है वो है मोती मस्जिद। तो याद रखिएगा, 2 मोती मस्जिदें हैं। एक आगरा के किले में है जिसे शाहजहां ने बनवाया था, और दूसरी दिल्ली के लाल किले के अंदर है जिसे औरंगजेब ने अपने निजी इस्तेमाल के लिए बनवाया था। तो ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। आगरा की मोती मस्जिद का संबंध शाहजहां से है और दिल्ली वाली का औरंगजेब से। अब बात करते हैं औरंगजेब की नीतियों की, जो अक्सर चर्चा और विवादों में रहती हैं। चलिए उनके कुछ बड़े फैसलों को समझते हैं। धार्मिक तौर पर उनका सबसे बड़ा कदम था 1679 में जजिया कर को फिर से लागू करना। ये वो टैक्स था जो गैर मुसलमानों पर लगता था और जिसे अकबर ने खत्म कर दिया था। उन्होंने कई दरबारी प्रथाओं को भी गैर इस्लामिक मानकर बंद करवा दिया, जैसे पारसी त्योहार नवरोज, बादशाह का झरोखा दर्शन और दरबार में संगीत पर पाबंदी। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कुछ सामाजिक सुधार भी किए, जैसे सती प्रथा पर पूरी तरह से रोक लगाना। आर्थिक रूप से उन्होंने आम जनता को राहत देने के लिए रेहदारी और पांडारी जैसे लगभग 80 स्थानीय टैक्स खत्म कर दिए, और इन सभी कानूनों, खासकर शरिया को सख्ती से लागू करवाने के लिए उन्होंने मुहतसिब नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की। अब एक ऐसी बात जो शायद आपको चौंका दे और जो औरंगजेब की छवि को और भी जटिल बना देती है। अक्सर उन्हें एक कट्टर शासक के तौर पर देखा जाता है, लेकिन आंकड़े एक अलग ही कहानी बताते हैं। क्या आप जानते हैं कि किसी भी दूसरे मुगल बादशाह के मुकाबले औरंगजेब की सेना में हिंदू सेनापतियों का अनुपात सबसे ज्यादा था? जी हाँ, उनकी सेना के करीब 1/3 यानी 33% मनसबदार या कह लीजिए जनरल हिंदू थे। ये तथ्य हमें सोचने पर मजबूर करता है कि उनकी नीतियां और उनका व्यक्तित्व शायद उतना सीधा नहीं था जितना हमें बताया जाता है। और अब हम अपनी कहानी के आखिरी पड़ाव पर हैं। ये पड़ाव एक पहेली की तरह है, एक विरोधाभास कि कैसे जिस समय मुगल साम्राज्य अपने शिखर पर था, उसी समय उसके पतन के बीज भी बोए जा रहे थे। अगर सिर्फ नक्शे पर देखें तो औरंगजेब सबसे कामयाब मुगल बादशाह थे। उनके राज में मुगल साम्राज्य अपने सबसे बड़े आकार तक पहुंचा। ये उत्तर में काबुल और कश्मीर से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक और पूर्व में बंगाल के चटगांव तक फैला हुआ था। इतने बड़े भारतीय उपमहाद्वीप पर उनसे पहले किसी ने हुकूमत नहीं की थी। ये साम्राज्य का चरम था। और यहीं छिपा है औरंगजेब के शासन का सबसे बड़ा विरोधाभास। जिन जीतों ने साम्राज्य को उसके शिखर पर पहुंचाया, असल में वही जीतें उसकी कब्र खोद रही थीं। दक्षिण भारत का वो 25 साल लंबा अभियान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इस कभी न खत्म होने वाली लड़ाई ने शाही खजाने को पूरी तरह सुखा दिया। लगातार जंग ने सेना को थका दिया और प्रशासन को कमजोर कर दिया। और जब बादशाह का पूरा ध्यान दक्षिण पर था, तो उत्तर भारत में जाट, सिख और दूसरी क्षेत्रीय ताकतें सिर उठाने लगीं। इसीलिए इतिहासकार कहते हैं कि दक्कन औरंगजेब का कब्रिस्तान साबित हुआ, न सिर्फ उसके लिए बल्कि पूरे मुगल साम्राज्य के लिए। 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में उनकी मृत्यु हुई और उनके साथ ही मुगल साम्राज्य का सुनहला दौर भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। उनका मकबरा आज औरंगाबाद के पास खुलदाबाद में है। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, क्या एक साम्राज्य को फैलाने की बेइंतहा चाहत ही उसके टूटने का कारण बन सकती है? क्या औरंगजेब के दशकों लंबी मेहनत, उनकी जिद और उनकी विजय ही आखिर में मुगल साम्राज्य के पतन की सबसे बड़ी वजह बनी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें औरंगजेब की जटिल और विरोधाभासी विरासत को समझने में मदद करता है। इसी प्रकार की उपयोगी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए विद्यादीप के साथ। दोस्तों, अगली क्लास में हम मुगल साम्राज्य के पतन और उसके बाद के ऐतिहासिक विकास को विस्तार से समझेंगे।